हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम इतिहास की प्रमुख किताबें और लेखकों के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्स में हमने देखा है कि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पहले ही आ चुके हैं और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। तो जब भी हम इतिहास से संबंधित किसी भी किताब या बुक के बारे में बात करते हैं, किसी भी ऑथर के बारे में बात करते हैं, लेखक के बारे में बात करते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक डिटेल है जो हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम किसी बुक की बात करें तो किसने वो किताब लिखी, कौन सी भाषा में वो किताब लिखी गई, कौन से कालखंड में यानी कि टाइम पीरियड में वो किताब लिखी गई है, किस विषय पर वो किताब लिखी गई है, क्या जॉनर है उस किताब का, काल्पनिक है, फिक्शनल है, प्ले है, ड्रामा है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर उस किताब से ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलती है, हाईलाइट क्या है उस किताब की जो इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, ये हमको पता होगा। तो उस किताब के बारे में अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड उससे, तो हम आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑथर। तो कोई भी लेखक ऑथर जो है यहाँ पर, उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, किस टाइम पर वो किताबें लिखी हैं, किस भाषा में वो किताबें लिखी हैं, यहाँ पर किसी राजा ने, किसी मंत्री ने या किसी भी साम्राज्य ने क्या प्रोत्साहन दिया उनको, पेट्रोनेज मिला उनको, इसके बारे में पता होना चाहिए। उनकी जो पर्सनालिटी है यहाँ पर वो भी कई बार महत्वपूर्ण होती है, उनका पर्सनल योगदान क्या है इतिहास में वो भी कई बार पूछा जाता है, तो वो भी हमको पता होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इतिहास से संबंधित अगर कोई भी लेखक या कोई भी किताब पर क्वेश्चन आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि हमको पूरी डिटेल, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल उनके बारे में पता है। तो इसी तरीके से हमने ये वीडियो सीरीज़ प्लान करी है। इससे पहले हमने सक्सेसफुली वॉर्स एंड बैटल्स, इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में बात करी थी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे प्रमुख पुस्तकें और लेखकों के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के बारे में। यहाँ पर हम थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका एमसीक्यू सेशन सॉल्व करेंगे, ताकि कंप्लीट स्टडी हमारी प्राचीन भारत के बारे में हो जाए। और इसी तरह से आपको मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए सीरीज़ का पहला वीडियो चालू करते हैं और बात करेंगे आज हम प्राचीन भारत की। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्राचीन भारत की सबसे पहली किताब जो हम देख रहे हैं उसका नाम है अर्थशास्त्र। फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र किताब जो है कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। ये किताब संस्कृत में लिखी गई है और ये किताब मौर्य काल के दौरान लिखी गई थी। मौर्य काल की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 4th सेंचुरी BCE में की थी। इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो इसी कालखंड में ये किताब लिखी गई है। अगर हम बात करें कि ये किताब हमको क्या बताती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किताब अर्थशास्त्र जैसे का नाम में ही निहित है, तो ये राजनीतिक और आर्थिक विषय पर बात करती है। यानी कि इस किताब से हमको पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक डोमेन के बारे में पता चलता है। तो इस किताब के अंदर हमको मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में डिटेल मिलती है। ये किताब ऐसा माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि किसी एक व्यक्ति की संरचना नहीं है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रेडिट चाणक्य को दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो किताब है अर्थशास्त्र, इसका फाइनल कंपाइलेशन, संपूर्ण संकलन चाणक्य ने ही किया था। और हो सकता है ये किताब उनके कुल से ही आती है, इसलिए यहाँ पर उनको ये क्रेडिट दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये किताब अर्थशास्त्र लिखी गई है चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं और कौटिल्य नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम मौर्य काल की बात कर रहे हैं, तो मौर्य काल की एक और किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है इंडिका। और ये किताब लिखी गई है मेगास्थनीज द्वारा। मेगास्थनीज बेसिकली ग्रीक एम्बेसडर थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर राजदूत की तरह आए थे, और उन्होंने ये किताब लिखी इंडिका। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर इंडिका के बारे में यह है कि इंडिका किताब आज की डेट में हमको नहीं मिलती है, यानी कि जो ओरिजिनल किताब है वो नष्ट हो चुकी है, वो लुप्त हो चुकी है, मगर इंडिका किताब के बारे में हमको दूसरी किताबों में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर एज अ रेफरेंस हम देखते हैं कि इंडिका किताब को लिखा जाता है, इसलिए ये किताब भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये लिखी गई है मेगास्थनीज द्वारा, मौर्य काल के दौरान ग्रीक भाषा में लिखी गई है, क्योंकि वो ग्रीक ही एम्बेसडर थे। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इसके बाद हम जो दूसरी महत्वपूर्ण किताब देख रहे हैं उसका नाम है मुद्रा राक्षस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये किताब लिखी गई है विशाख दत्त द्वारा। विशाख दत्त एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि हैं और नाटक लेखक हैं, और ये एक गुप्ता काल के कवि हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इनकी 2 रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, एक है मुद्रा राक्षस और दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम। तो पहले हम बात कर लेते हैं मुद्रा राक्षस के बारे में। ये एक संस्कृत नाटक है, ड्रामा है बेसिकली। यहाँ पर जो नाम है मुद्रा राक्षस, इसको समझते हैं। मुद्रा मतलब होता है संस्कृत में अंगूठी, और यहाँ पर जो राक्षस वर्ड है वो बेसिकली नंद वंश के एक मंत्री थे, जिनका नाम था कात्यायन। जनता उनको राक्षस नाम से पुकारती थी, क्योंकि मंत्री जो कात्यायन है यहाँ पर वो काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। और यहाँ पर कात्यायन नंद वंश के काफ़ी बड़े समर्थक थे। तो कहानी इस तरह से चलती है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को हराते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, तो उस समय कात्यायन का क्या रोल था, राक्षस का क्या रोल था,
उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, ये नाटक घूमता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये प्ले पूरा लिखा गया है। अगर आपने फ्रेंड्स 1990s में एक बहुत ही फेमस नाटक आया था जिसका नाम था चाणक्य, बहुत ही फेमस टेलीविजन सीरीज़ है, अगर समय मिले तो उसको जरूर देखिएगा। वो जो टेलीविजन सीरीज़ है उसके अंदर इस नाटक की कहानी भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि विशाख दत्त ने ये किताब लिखी गुप्ता काल में, मगर ये बात करती है मौर्य काल के बारे में। तो लगभग 700 से 800 साल का डिफरेंस जो है यहाँ पर, उस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करना चाहिए। चलिए अब दूसरी किताब की बात करते हैं जो है देवी चंद्रगुप्तम। इसकी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके बारे में देख लेते हैं। संस्कृत में लिखी गई है ये किताब। ये किताब गुप्ता काल में ही लिखी गई है और ये गुप्ता वंश का ही सबसे प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके बारे में बात करती है। तो इस किताब की कहानी इस प्रकार चलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे रामगुप्त। रामगुप्त यहाँ पर शाक्य राजा से हार जाते हैं और शाक्य राजा से हारने के बाद शाक्य राजा उनके सामने ये शर्त रखते हैं कि उनको अपनी धर्मपत्नी ध्रुव देवी को सरेंडर करना पड़ेगा। ये बात जब चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलती है तो यहाँ पर वो खुद महिला का रूप रखते हैं और शाक्य राजा के भवन में जाकर शाक्य राजा की हत्या कर देते हैं और वापस आकर वो अपने भाई की भी हत्या कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने शाक्य राजा की इतनी अभद्र शर्त को मान लिया था। इसके बाद वो ध्रुवा देवी से शादी करते हैं, इसलिए इस किताब का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इस किताब की भी, इसको याद रखिएगा। विशाख दत्त की दोनों किताबें, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर गुप्ता काल के दूसरे कवि के बारे में, जिनका नाम है कालिदास। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस वीडियो की डिटेल PDF चाहते हैं तो वो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर हमारा हिस्ट्री का लाइव और रिकॉर्डेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। एक बार जाके आप उसको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से हमने हिस्ट्री को बहुत डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्ता काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि गुप्ता काल में बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं संस्कृत भाषा में, और यहाँ पर संस्कृत भाषा के जब भी महान कवियों की बात होती है तो कालिदास जी का नाम हम भूल नहीं सकते। तो आइए अब बात करते हैं कवि कालिदास जी के बारे में। वे संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। गुप्ता साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हम देखते हैं कि कालिदास जी उनके दरबार में थे और उनके रत्नों में से एक थे। यहाँ पर अगर हम कालिदास जी के नाटकों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें से पहला है मालविका अग्निमित्रम। राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है मालविका अग्निमित्रम में। फिर हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। इतिहास में इस नाटक की कहानी ऐसे चलती है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो बेटे हैं भरत, उनके नाम पर ही भारतवर्ष नाम रखा गया है हमारे देश का। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्ले विक्रम उर्वशीयम। ये ऋषि पूर्वरा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी है। यहाँ पर अगर हम बात करें महाकाव्यों की तो कुमार संभवम, जिसके अंदर हमको शिव पार्वती की प्रेम कथा देखने को मिलती है, और कार्तिकेय जो शिव पार्वती के बेटे हैं उनके जन्म की कहानी देखने को मिलती है, उसका नाम है कुमार संभवा। तो उसको जरूर याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं रघुवंशम भी एक महाकाव्य उन्होंने लिखा, जिसके अंदर रघुकुल के राजाओं का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम प्रसिद्ध कविताओं की बात करें तो मेघदूतम एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कवि यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद दूसरी कविता है ऋतु संहारम। इस कविता में सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों कविताएं हैं, मेघदूतम और ऋतु संहारम, दोनों को नोट करिएगा। तो यहाँ पर हमने कवि कालिदास जी द्वारा रचित नाटक, महाकाव्य और कविताओं को देख लिया है। ये संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, इनकी सभी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए अब हम बात करते हैं अमोघ वर्ष प्रथम की, जो संस्कृत और कन्नड़ भाषा के कवि के साथ साथ प्रसिद्ध राजा भी हैं राष्ट्रकूट वंश के। अरब यात्री सुलेमान का यह कहना था कि अमोघ वर्ष की दुनिया के 4 महान राजाओं में गिनती होनी चाहिए। उनको इतिहासकार पंचमुखी ने दक्षिण भारत का अशोक भी कहा है। अमोघ वर्ष ने 64 साल तक राज किया और उनके राज के दौरान हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा और कन्नड़ भाषा, दोनों ही भाषाओं के कवियों को, लेखकों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया और यहाँ पर उन्होंने खुद कन्नड़ और संस्कृत की प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कवि राजा मार्ग की, जो कि कविताओं का संग्रह है और एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। ये कन्नड़ भाषा में जो उत्कृष्ट अलंकार होते हैं, काव्य होते हैं और व्याकरण होती है, उसका पहला उपलब्ध कार्य माना जाता है। तो बहुत ही प्रसिद्ध कार्य है कन्नड़ भाषा का कवि राजा मार्ग। इसके बाद हम देखते हैं उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा प्रश्न उत्तर रत्नमलिका, जो कि एक बहुत ही विशेष संस्कृत कार्य है। यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने कुछ उत्तर दिए हैं। जैसे कि इस किताब में आपको देखने को मिलेगा कि दान क्या है।
बिना अपेक्षा से किया गया काम ही दान है। तो इस किताब में इस तरह से बहुत सारे दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसान भाषा में दिया गया है। प्रश्न उत्तर रत्नमालिका में, इसको भी आपको याद रखना है। अमोघ वर्ष ने दूसरे कवियों को और लेखकों को भी यहाँ पर प्रोत्साहन दिया था। उनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं इंडिया के मैथमेटिशियन महावीर आचार्य, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है गणित सार संग्रह। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी अमोघ वर्ष प्रथम की, उनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आइए अब बात करते हैं दूसरे कवि और लेखक अश्वघोष की। अश्वघोष एक महान कवि, दार्शनिक, नाटककार और संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अश्वघोष प्राचीन भारत के महान राजा कनिष्क प्रथम के दरबार में थे। उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी। उनसे पहले बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी रचनाएं थी वो या तो अधिकतर पाली में या फिर प्राकृत में लिखी गई थी। अश्वघोष हम देखते हैं पहली बार बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं संस्कृत में लिखते हैं और उनको संस्कृत भाषा का सबसे पहला प्ले राइटर, नाटककार भी माना जाता है। कालिदास से पहले उन्होंने संस्कृत भाषा में नाटक लिखना चालू किए थे। उनकी सबसे जो प्रसिद्ध रचना है वो है बुद्ध चरितम। ये संस्कृत का महाकाव्य है। ये गौतम बुद्ध का जो जीवन था उस पर आधारित है। इसके अंदर हमको 28 चैप्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर उनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर सौंदर्य आनंद काव्यम, गंडी स्त्रोत गाथा, सरीपुत्र प्रकरणम जैसी अन्य रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करा अश्वघोष के बारे में। आइए अब बात करते हैं वराहमिहिर की, जो कि भारत के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हैं। वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम से भी जानते हैं, जो कि गुप्ता कुल के महान शासक थे, जिनके दरबार में हमको कालिदास भी देखने को मिले थे। उनके दरबार में और उनके नवरत्नों में हमको वराहमिहिर भी देखने को मिलते हैं। वराहमिहिर की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है बृहत संहिता। इस किताब के अंदर ही ज्योतिष शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी की बात की गई है। इस किताब में विज्ञान, ग्रहों की चाल, ग्रहण कैसे लगते हैं, वर्षा कैसे होती है, वास्तुकला के बारे में और भी दूसरे विषयों के बारे में हमको वर्णन मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं वराहमिहिर की एक और प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है पंच सिद्धांतिका। ये पूरी तरीके से खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है। इसके अंदर एस्ट्रोनॉमी के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। गुप्ता काल के समय ही हमको भारत के एक और प्रसिद्ध मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है आर्यभट्ट। इनकी प्रसिद्ध रचना है आर्यभट्टिका, जो कि खगोल शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। उनकी दूसरी रचना है सूर्य सिद्धांतिका। इस ग्रंथ के अंदर हमको ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों के बारे में वर्णन मिलता है। आर्यभट्ट ने गणित से संबंधित बहुत सारे सूत्र भी दिए थे, जैसे कि पाई की वैल्यू निकालना, कितना समय पृथ्वी को लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, यहाँ तक कि 0 इसकी खोज का श्रेय भी आर्यभट्ट को जाता है। तो यहाँ पर हमने भारत के 2 प्रसिद्ध मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर की बात करी, वराहमिहिर और आर्यभट्ट की। आइए अब बात करते हैं संस्कृत भाषा के दूसरे महान कवि, जिनको सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी माना जाता है, उनके बारे में। इनका नाम है भवभूति। इन्होंने 8वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में नाटक लिखना चालू करे और इनके नाटकों को कालिदास के नाटकों के समतुल्य माना जाता है। आइए देखते हैं कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं भवभूति द्वारा की गई हैं। पहली सबसे प्रमुख रचना है महावीर चरित्रम। इस किताब में राम विवाह से लेकर उनके राज अभिषेक तक की कथा देखने को मिलती है। दूसरी किताब है यहाँ पर उत्तर रामचरित्रम, जिसके अंदर हमको सीता निर्वासन की कथा देखने को मिलती है। और तीसरी प्रमुख रचना है यहाँ पर मालती माधव, जो कि मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा है। तो यहाँ पर भवभूति की ये तीनों रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं राजशेखर की, जो कि संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार राजवंश के राजा महेंद्र पाल की राजसभा में रहते थे, जो हमको 890 से लेकर 908 एडी के बीच में देखने को मिलते हैं। राजशेखर ने अपने समय में बहुत सारी प्रमुख रचनाओं को प्रस्तुत किया। आइए कुछ प्रसिद्ध रचनाओं पर नजर डाल लेते हैं। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन घोष, बाल भारत और हरिविलास उनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं। राजशेखर फ्रेंड्स प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इनकी सभी रचनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। खासकर कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा से हमको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं, तो इनको जरूर नोट करिएगा। आइए अब बात करते हैं संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध गद्यकार और कवि की, जिनका नाम है बाणभट्ट। ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे और इनकी प्रसिद्ध रचना है हर्षचरित्रम। संस्कृत भाषा में रचित ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो कि राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। यहाँ पर इस किताब के अंदर ही हमको राजा हर्षवर्धन के काल की प्रमुख चीज़ों के बारे में पता चलता है। उनकी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक इन सभी नीतियों के बारे में हमको इस किताब से पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं उन्होंने एक और प्रसिद्ध किताब लिखी, जिसका नाम है
कादम्बरी, जिसको विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। इस किताब के पीछे एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, जहाँ पर इस किताब के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इस किताब की रचना के समय बाण भट्ट की दुर्भाग्यपूर्ण से मृत्यु हो जाती है और फिर उनके पुत्र पुलिन भट्ट इस किताब को पूरा करते हैं। तो बाण भट्ट की दो प्रसिद्ध किताबें हैं, हर्षचरित्रम और कादम्बरी, इन्हें हमें नोट करना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की, तो यहाँ पर हमको ये बात भी याद रखना चाहिए कि पुष्यभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन एक कुशल लेखक, कवि और नाटककार भी थे। आइए उनकी प्रसिद्ध रचनाओं पर नजर डाल लेते हैं। संस्कृत भाषा में उन्होंने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। पहला है नागनंदा, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है प्रियदर्शिका। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि रत्नावली में हमको होली त्यौहार का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन के समय ही हम देखते हैं कि चीनी यात्री हीन सांग भारत आए थे और हीन सांग ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है सी यू की। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट करिएगा। इसके अलावा हमने फ्रेंड्स हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था बैटल ऑफ नर्मदा, उसको हमने वॉर्स एंड बैटल्स की सीरीज में कवर किया है। तो अगर आपको इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में डिटेल में जानना है तो उन वीडियोस को देखना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए अब बात करते हैं शूद्रक की, जो कि एक विद्वान कवि और नाटककार थे। इतिहास में हमको शूद्रक के बारे में डायरेक्टली कोई एविडेंस नहीं मिलता है। यहाँ पर उनके बारे में पौराणिक कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं। उनके द्वारा संस्कृत का जो सबसे प्रसिद्ध नाटक लिखा गया है उसका नाम है मृच्छकटिकम। इस नाटक के अंदर 10 एक्ट हैं और पहले एक्ट में हमको शूद्रक के बारे में पता चलता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि शूद्रक क्षत्रिय कुल का है, शिव जी का भक्त है और वो भारत का एक प्रमुख राजा है। मृच्छकटिकम के साथ एक और कहानी जुड़ती है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि कवि भाष ने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम था चारुदत्तम और किसी कारणवश वो अधूरा रह गया। यहाँ पर फिर शूद्रक ने चारुदत्तम को कंप्लीट किया और अब हम उस ड्रामा को मृच्छकटिकम नाम से जानते हैं। इस किताब के बारे में हमको ये चीज़ भी देखने को मिलती है। मृच्छकटिकम की जो कहानी है वो उज्जैन में बेस्ड है। इस कहानी के नायक है चारुदत्त, जो कि एक यंग ब्राह्मण है जिनको प्रेम हो जाता है नगरवधु जिनका नाम है वसंत सेना से। तो बेसिकली मृच्छकटिकम जो ड्रामा है वो इनकी ही लव स्टोरी है। इस ड्रामा के अलावा शूद्रक की जो दूसरी प्रमुख रचना है वो है वासव दत्ता बाना, जो कि एक मोनोलॉग है, और लास्ट है पद्म भर्तका। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन सबको भी जरूर नोट करिएगा। और यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है मृच्छकटिकम, जिसकी रचना का श्रेय शूद्रक को दिया जाता है। यहाँ पर हमने बात करी थी संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार भाष्य की। आइए अब उनके बारे में और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। भाष्य ने 13 नाटक लिखे हैं जो गुप्ता युग की जीवन शैली के साथ साथ उसकी प्रचलित मान्यताओं और संस्कृति के बारे में हमको बताता है। इन 13 नाटकों में से प्रमुख नाटक हैं स्वप्नवास दत्ता, बालचरित, दरिद्र चारुदत्त। यहाँ पर ये जो चारुदत्त नाटक है इसी को हम देखते हैं कि शूद्रक ने आगे बढ़ाया और इसको आज हम मृच्छकटिकम नाम से जानते हैं। फिर हम देखते हैं भाष्य का एक और प्रसिद्ध नाटक प्रतिज्ञा योगंधरायण। इसके अलावा जो एक और प्रसिद्ध नाटक है वो है दूत घटोत्कच। यहाँ पर भाष्य के 13 ही नाटक लिखे हुए हैं, इन सबको एक बार आप जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दांडी की। दांडी 6वीं और 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के साहित्यकार हैं। दांडी की सबसे प्रसिद्ध रचना है 10 कुमार चरित। इस किताब के अंदर हमको 10 राजाओं की कहानी देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं काव्य दर्शन। ये किताब यहाँ पर कविता लेखन के बारे में बताती है। कविता किस तरह से होनी चाहिए, कितने प्रकार कविता के होते हैं, कौन कौन सी भावनाएं कविताओं के जरिए हम व्यक्त कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर काव्य दर्शन में हमको देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली एक गाइड बुक है कविता लिखने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं अवंती सुंदरी कथा। इस किताब में हमको मालवराज मनसर की कन्या अवंती सुंदरी की कथा का वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों किताबें दांडी की काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन सभी किताबों के बारे में हमको पता होना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर हमको इन किताबों से देखने को मिलते हैं। दांडी के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं भर्तृहरि की। ये संस्कृत के एक महान कवि हैं जो कि नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। नीतिकार यानी कि पॉलिसी मेकर। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं। भर्तृहरि की 3 शतक रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पहली है नीति शतकम, दूसरी है श्रृंगार शतकम और तीसरी है वैराग शतकम। शतक का मतलब होता है 100, यानी कि इन तीनों के अंदर हमको 100 श्लोक देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं प्राचीन भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक वात्स्यायन की। वात्स्यायन की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पहली है न्याय सूत्र भाष्य, जहाँ पर न्याय के बारे में बात की गई है, न्याय यानी कि जस्टिस के बारे में बात की गई है। फिर वात्स्यायन की दूसरी रचना जो कि विश्व प्रसिद्ध है वो है कामसूत्र। ये भारत का एक प्राचीन काम शास्त्र ग्रंथ है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहाँ पर ये दोनों रचनाएं गुप्ता वंश के समय की गई थीं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने प्राचीन भारत के प्रमुख लेखक, साहित्यकार, दार्शनिक और कवियों को डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ स्पेसिफिक किताबों के बारे में बात कर लेते हैं जिन पर हमको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहली किताब है राजतरंगिणी। ये बहुत ही फेमस किताब है। ये लिखी गई है कल्हान द्वारा। ये किताब संस्कृत में लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में। इस किताब में हमको कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। इस किताब की खास बात यह है कि कल्हान यहाँ पर समझाते हैं कि किसी भी इतिहासकार को किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब वो खासकर कोई ऐतिहासिक किताब लिख रहा है या फिर इतिहास का विवरण लिख रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है राजतरंगिणी। इस शब्द का मतलब होता है राजाओं की नदी। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी फेमस किताब जो है कथा सरित सागर। ये लिखी गई है सोमदेव द्वारा और ये भी संस्कृत में ही लिखी गई है। ये 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। सोमदेव कश्मीर के राजा अनंत के दरबार में थे। कथा सरित सागर बेसिकली संकलन है बहुत सारी कविताओं का, बहुत सारी स्टोरीज का। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश। ये किताब भी संस्कृत में 4वीं शताब्दी के समय लिखी गई थी। यहाँ पर इस पॉइंट को भी नोट करिएगा कि अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य नाम से भी जानते हैं, उनके नवरत्नों में से एक थे। इसके बाद हम बात करते हैं पंचतंत्र की, जो कि बहुत ही फेमस किताब है, जो लिखी गई विष्णु शर्मा द्वारा। ये भी संस्कृत में लिखी गई है और इसको लिखा गया था 200 BCE में। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। ये किताब बेसिकली नीति कथाओं का संकलन है, यानी कि इसके अंदर हमको मोरल स्टोरीज देखने को मिलती हैं। फिर हम देखते हैं नीति सार, जो लिखी गई है कमंदक द्वारा। ये भी संस्कृत में लिखी गई है। जिस तरह से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था जो राजनीति और आर्थिक नीति की बात करता है, उसी तरह से हम देखते हैं कि कमंदक ने नीति सार लिखा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एहोल प्रशस्ति की। ये संस्कृत भाषा में रवि कीर्ति द्वारा। ये अभिलेख इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमको पहली बार गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख के बारे में हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि ये पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पर लिखा गया था और ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी हमको बताता है। इसके बाद हम देख रहे हैं चरक संहिता, जो कि लिखी गई है चरक द्वारा और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जहाँ पर हमको आयुर्वेद के बारे में पता चलता है और ये आयुर्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं CU की किताब, जो लिखी गई हिनसांग द्वारा, जो कि चाइना से आए थे हर्षवर्धन के समय। इस पॉइंट को नोट करिएगा। फिर है सक्तायन द्वारा रचित अमोघवर्ती। ये भी एक संस्कृत का ग्रंथ है। ये भी संस्कृत का एक ग्रंथ है और यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि सत्तायन अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में थे। फिर हम बात कर रहे हैं भारत मुनि के नाट्य शास्त्र की। ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इस शास्त्र से हमको म्यूजिक और डांस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। फिर हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की, जिन्होंने यहाँ पर बृहस्पति सिद्धांत दिया। ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है 625 AD में। इस पॉइंट को नोट करिएगा। यहाँ पर हमको संख्या से संबंधित नियमों के बारे में पता चलता है। यहाँ पर हमको मैथमेटिक्स की एक और किताब याद रखना चाहिए जिसका नाम है गणित सारम, जो कि संस्कृत में लिखी गई है महावीर आचार्य द्वारा। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके बाद मैथमेटिक्स की एक और फेमस किताब है लीलावती, जो लिखी गई है भास्कर आचार्य द्वारा और इस संस्कृत भाषा में लिखी गई थी 1150 AD में। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं प्राकृत भाषा में लिखी गई घटा सप्तशती, जो कि लिखी गई थी किंग हाला द्वारा और ये कविताओं का एक संग्रह है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट किताबें। पहली है महाभाष्य, जो लिखी गई है पतंजलि द्वारा और ये संस्कृत ग्रामर यानी कि व्याकरण के बारे में बात करती है। फिर दूसरी फेमस किताब है अष्टाध्यायी, जो लिखी गई है पणिनि द्वारा। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं संस्कृत भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य, जो लिखा गया है श्री हर द्वारा, जिसके अंदर हमको राजा नल के जीवन की कहानी देखने को मिलती है। इसका नाम है नैषधीय चरित। इसको भी जरूर याद रखिएगा। फिर यहाँ पर लास्ट में हम तमिल के 2 महाकाव्यों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है शिल्पाधिकारम, जो लिखा गया है इलांगो अदिगल द्वारा। इसको जरूर याद रखिएगा। दूसरा है यहाँ पर मणिमेगलई, जो लिखा गया है चित्तालय सतनार द्वारा। इसको भी जरूर याद रखिएगा। इन दोनों महाकाव्यों में हमको संगम काल की डिटेल्स देखने को मिलती हैं। तमिल भाषा के ये महाकाव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस भी यहाँ से आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्राचीन भारत के प्रमुख पुस्तकें और लेखकों को डिस्कस कर लिया है। अब समय है फ्रेंड्स MCQ का। यहाँ पर अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम्स में आने की। तो एक एक करके आइए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस वीडियो की डिटेल PDF चाहते हैं तो वो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर हमारा हिस्ट्री का लाइव और रिकॉर्डेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। एक बार जाके आप उसको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से हमने हिस्ट्री को बहुत डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, विशाखदत्त। हमने इस बुक के बारे में डिस्कस किया था। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है जहाँ पर किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, इस बारे में ये किताब लिखी गई है। विशाखदत्त की एक और प्रसिद्ध किताब है देवी चंद्रगुप्तम, उसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। पहला है अष्टाध्यायी, ये लिखी गई है पणिनि द्वारा, तो ए का 4 हो जाएगा। बी, महाभाष्य यहाँ पर लिखी गई है पतंजलि द्वारा, तो बी का 3 हो जाएगा। निरुक्त लिखी गई है यहाँ पर यक्ष द्वारा, तो सी का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर बचता है डी का वार्तिक, जो लिखी गई है कात्यायन द्वारा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर हमने सभी किताबों को उनके ऑथर्स के साथ मैच कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई है? तो यहाँ पर विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत, वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र और अमरसिम्हा द्वारा लिखित अमरघोष, ये चारों ही किताबें गुप्ता काल में लिखी गई हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, ये चारों ही किताबें गुप्ता काल में लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस किताब है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसके लेखक है डंडेन, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। डांडी की 10 कुमार चरित्र के अलावा 2 और प्रसिद्ध किताबें हैं, काव्य दर्शन और अवंती सुंदरी कथा, इनको भी आपको याद रखना है, इन पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, ये प्रसिद्ध महाकाव्य कालिदास जी द्वारा लिखा गया है, इसको आपको याद रखना है। कालिदास जी की बहुत सारी रचनाओं पर हमने देखा है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर खासकर कालिदास जी के 3 नाटक मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रम उर्वश्यम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उनके 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम, इनको भी आपको याद रखना है। कालिदास संस्कृत के महान नाटककार हैं और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य नाम से भी जानते हैं, उनके दरबार में थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? यहाँ पर हमने कालिदास जी के बारे में अभी ही डिस्कस किया था। यहाँ पर जानकी हरण के अलावा तीनों किताबें कालिदास जी द्वारा लिखी गई हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, जानकी हरण कालिदास जी द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है कुमारदास द्वारा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से, इस बात को आपको नोट करना है। इसको पंचम वेद भी कहा जाता है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको राइटर्स और उनकी किताबों को मैच करना है। तो पाणिनि द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी, वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है कामसूत्र, चाणक्य द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र और कल्हान द्वारा लिखी गई है राजतरंगिणी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा A3, B1, C4, D2, यानी कि सही ऑप्शन है यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हान की पुस्तक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, कल्हान द्वारा लिखी गई है राजतरंगिणी और इस किताब में हमको कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर सही आंसर होगा बी, पणिनि। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर भी हमको राइटर्स और उनकी रचनाओं को मैच करना है। तो भारवी द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर भारवी की सबसे फेमस किताब है किराट अर्जुनियम, इसको याद रखिएगा, तो A2 हो जाएगा। हर्षा द्वारा लिखी गई है नागदन, तो B4 हो जाएगा। कालिदास द्वारा लिखी गई है मालविका अग्निमित्रम, तो C3 रहेगा। और डी राजशेखर द्वारा लिखी गई है कर्पूर मंजरी, तो D1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर सही ऑप्शन है डी, तो यही इसका राइट आंसर है, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? तो यहाँ पर डांडी के 10 कुमार चरित्र को छोड़कर नैषधि चरित्र, किराट अर्जुनियम और शिशुपाल वध, ये तीनों ही रचनाओं में हमको महाभारत का कथा सूत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको लेखक और उन्होंने किस फील्ड में किताब लिखी, इसको मैच करना है। तो विशाखदत्त फ्रेंड्स ड्रामा लिखते थे, तो यहाँ पर A2 हो जाएगा। वराहमिहिर ने व्रत संहिता लिखी है, जो कि एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है, तो B का 3 हो जाएगा। चरक यहाँ पर चिकित्सा से संबंधित है, इन्होंने चरक संहिता लिखी है। ब्रह्मगुप्त भारत के फेमस मैथमेटिशियन है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी का 4। तो इस हिसाब से यहाँ पर सही आंसर बैठता है C, A2, B3, C1, D4। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसको हमने रिसेंटली डिस्कस किया, ये चिकित्सा यानी कि मेडिसिन से संबंधित है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, ये यूनानी ज्योतिष विद्या पर आधारित है, इसको नोट करिएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कालिदास जी द्वारा रघुवंश लिखी गई है, भाष्य द्वारा स्वप्नवास दत्तम लिखी गई है, मगर यहाँ पर सुबंधु द्वारा कादम्बरी नहीं लिखी गई है, तो ये ऑप्शन गलत मैच है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, हर्षा द्वारा रत्नावली लिखी गई है, इस पॉइंट को नोट करिएगा।
यहाँ पर हमको ये बात भी याद रखना चाहिए कि कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं, तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्नु किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स मिलिंद पन्नु एक पाली ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदर्य आनंद किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स सौंदर्य आनंद अश्वघोष की रचना है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। अश्वघोष की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बुद्ध चरितम, गंडी स्रोत गाथा और सारीपुत्र प्रकरणम, ये प्रमुख रचनाएं भी अश्वघोष द्वारा की गई हैं, इनको भी नोट करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नागनंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इन तीनों किताबों के लेखक हर्षवर्धन है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो यहाँ पर वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता एक इंसाइक्लोपीडिया है, इस पॉइंट को नोट करिएगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो फ्रेंड्स ये तीनों नाटककार थे, इसलिए ये तीनों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि कौन सा पेयर सही मैच है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखी गई है, ये एकदम सही है। बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा लिखी गई थी, तो ये गलत मैच की गई है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित यहाँ पर बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, तो ये सभी सही हैं, यानी कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये भास का फेमस नाटक है, इसको याद रखिएगा, और यहाँ पर सही आंसर होगा बी, भास द्वारा स्वप्नवास दत्ता लिखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो यहाँ पर गणित की फेमस पुस्तक लीलावती भास्कर आचार्य द्वारा लिखी गई है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट कौन थे? तो फ्रेंड्स आर्यभट्ट, तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं आर्यभट्ट भारत के फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, वो भारत के गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर हमने प्राचीन भारत से संबंधित सभी फेमस और इम्पॉर्टेंट पुस्तकें एवं लेखकों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिवल इंडिया, उसके बाद मॉडर्न इंडिया के जो प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे सेशंस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।